IVF baby was born in 1978. Since then, IVF technique has helped more than 8 million families to fulfill their dreams of parenthood. Are you facing difficulty in conceiving naturally? Do you want to know about the IVF process for infertility treatment? Keep watching our video, and if you have any questions related to IVF treatment, you can call us on the number reflected on your screen, or you can comment also in the comment box. Also, do not forget to check out the pinned comment to know more about our upcoming free fertility camps in Delhi NCR region. Hello, I am Dr. Anju. I am a fertility and IVF specialist. We at Veda Fertility try to discuss everything about fertility. हमारी कोशिश रहती है कि फर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी जानकारी है हम आप तक पहुंचा सकें, आपके साथ शेयर कर सकें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IVF प्रोसेस के बारे में। ये कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कितना टाइम लगता है, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारा हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। पिछले कुछ समय में इनफर्टिलिटी के रेट्स में काफ़ी इंक्रीज देखा गया है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इनफर्टिलिटी रेट के इतना बढ़ने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी या फिर निसंतानता बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड लेट मैरिज। लेट मैरिज करना आजकल एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। सभी लोग लेट मैरिज करते हैं, मे बी ड्यू टू देयर करियर चॉइसेस या फिर मनपसंद साथी नहीं मिल पाता। बट अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी फर्टिलिटी विद एज डिक्लाइन करने लगती है। एज पर स्टडीज डन नेशनली एंड इंटरनेशनली 30s के बाद आपकी फर्टिलिटी, स्पेशली फीमेल फर्टिलिटी में शार्प डिक्लाइन देखा गया है। इनफर्टिलिटी बढ़ने का एक और रीज़न है जंक फूड, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि किस कपल को IVF की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किसको नहीं है। ये स्टार्ट हो जाता है हमारे कंसल्टेशन चैम्बर से ही। हम सबसे पहले आपकी एक डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि आप कब से ट्राई कर रहे हैं और साथ में आपके जो भी टेस्ट आपने कराए हैं अभी तक वो सारी रिपोर्ट्स देखी जाती हैं। उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन है जो आपके लिए बेस्ट काम करेगा। अगर ज़रूरत लगती है तो आपके कुछ बेसिक टेस्ट फिर से भी कराए जा सकते हैं, जैसे कि आपका सीमेन एनालिसिस, ओवेरी रिजर्व टेस्टिंग या ट्यूबल टेस्ट। इन सब टेस्ट के आधार पर हमें ये पता चलता है कि आपकी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन कैसी है और आपकी इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। उससे हम डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी कपल्स हमारे पास इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उन सभी को IVF की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कपल्स नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी कंसीव हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जिस केसेस में हमें IVF की हेल्प से ही प्रेगनेंसी हो सकती है, जैसे कि दोनों ट्यूब्स का ब्लॉक होना, हस्बैंड के स्पर्म काउंट का बहुत कम होना या एब्सेंट होना, और हमें टेस्टी से स्पर्म अगर रिट्रीव करना पड़े तो IVF की टेक्निक से ही प्रेगनेंसी हो सकती है। सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, बार बार IUI कराने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाना। अब हम डिस्कस करेंगे IVF के प्रोसेस के बारे में डिटेल में। IVF की जो एक साइकिल है वो आपके मेंसेस के सेकेंड या थर्ड डे से स्टार्ट होती है। आप सेकेंड या फिर थर्ड डे पे हमारे पास आते हैं। सबसे पहले आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है और जिसमें हम चेक करते हैं कि आपके नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ओवेरियन रिजर्व, आपके AMH लेवल्स, आपके वेट और आपके अगर आपका पहला कोई स्टिमुलेशन हुआ है तो उसके बेसिस पे आपके इंजेक्शंस की डोज डिसाइड की जाती है। ये जो इंजेक्शंस हैं ये आपको डेली लगाने होते हैं और ये 10 से 12 दिन तक चलते हैं। इंजेक्शंस के बारे में जो आप मेन बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये इंजेक्शन आपको समय पर ही लगाने हैं। दूसरा, ये इंजेक्शंस कोल्ड चेन के अंदर ही रखने होते हैं, मतलब कि इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर ही रखना होता है। आप इन दोनों बातों का ध्यान रखें कि इंजेक्शन को टाइम पर लगाएं और इंजेक्शन को फ्रिज के अंदर ही रखें, नहीं तो ये इंजेक्शन काम नहीं करेंगे। इन इंजेक्शंस का पर्पस होता है कि आपके ओवरीज के अंदर जो एग्स हैं या फॉलिकल्स हैं उनको ग्रो कराना। एक बार जब इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो पहला इंजेक्शन हम आपको क्लिनिक में लगा देते हैं और उसके बाद इंजेक्शंस आपको सिखा दी जाते हैं, पैक कर दी जाते हैं, जो कि आप अपने घर के आसपास या आप खुद से भी लगा सकते हैं।
उस इंजेक्शन स्टार्ट करने के 4 से 5 दिन के बाद आपका एक और अल्ट्रासाउंड होता है, जिसके लिए आपको क्लिनिक विजिट करना होता है। अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आपके आई के जो इंजेक्शन की डोजेज है वो कैसे रहेंगी, उनको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। 4 और 5 डेज के इंजेक्शन के बाद एक और इंजेक्शन स्टार्ट किया जाता है, जिसको कि एंटागोनिस्ट इंजेक्शन कहते हैं। इस इंजेक्शन का पर्पस होता है कि जो एग ग्रो कर रहे हैं वो टाइम से पहले रप्चर ना हो जाए। इस इंजेक्शन को भी आपको बिल्कुल समय पर ही लगाना है। सबसे ज़रूरी बात जो है इंजेक्शन के लिए वो यही है कि इंजेक्शन को डॉक्टर के बताए हुए समय पर ही लगाना है और इंजेक्शन को फ्रिज के अंदर रखना है। 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस के बाद जनरली फॉलिकल्स या फिर एग मैच्योर हो जाते हैं और इस समय पर आपको एक फाइनल इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको ट्रिगर बोलते हैं। ये इंजेक्शन नाइट में दिया जाता है और इसका पर्पस होता है एग्स को फाइनली मैच्योर करा देना, जिससे कि एग्स फॉलिकल से इजीली बाहर आ सके। इस इंजेक्शन के 34 to 36 आवर्स के बाद, मतलब 34 से 36 घंटे के बाद एग्स को आपकी बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, जिस प्रोसेस को एग कलेक्शन या फिर oocyte पिकअप बोलते हैं। एग कलेक्शन जो प्रोसेस है वो सिडेशन में किया जाता है, आपको थोड़ा सा बेहोश किया जाता है। ये कोई डरने वाला सर्जरी नहीं है। आपको बेहोश करके और जिस तरह से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं उसी तरह से प्रोब के ऊपर एक छोटी सी नीडल अटैच होती है और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ही आपके फॉलिकल्स के अंदर का फ्लूइड एस्पिरेट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में आपको पेन नहीं होगा क्योंकि आपको हमने सिडेट किया हुआ है। और दूसरा, इस प्रोसेस में आपको कोई कट वगैरह भी नहीं आता है, तो ये सर्जरी नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग कलेक्शन के प्रोसेस में हम आपके फॉलिकल से जो फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंडओवर किया जाता है, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर एग्स को चेक करते हैं और इसी दिन आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ में एग्स को फर्टिलाइज करा दिया जाता है। एग्स का जो फर्टिलाइजेशन है वो हम 2 तरीके से करा सकते हैं लैब में। एक टेक्निक जो कन्वेंशनल है जिसको हम IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एंड सेकंड होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब कि ICSI। IVF की टेक्निक में हम एग्स लेते हैं और एग्स के आसपास मोटाइल स्पर्म्स छोड़ देते हैं ओवरनाइट और फिर इसको इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। जैसे बॉडी में नेचुरली होता है वैसे ही इस टेक्निक में एक हेल्दी स्पर्म एक एग के अंदर एंटर कर जाता है और उसको फर्टिलाइज कर देता है। दूसरी टेक्निक है एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करने की, ICSI। ये टेक्निक तब यूज़ की जाती है जब हस्बैंड के स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी या फिर क्वालिटी थोड़ी सी कम हो। इस प्रक्रिया में हम एक एग को होल्ड करते हैं और एक स्पर्म को चूज़ करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, जो हमें बेस्ट लगता है मोर्फोलॉजिकली, और उस स्पर्म को कैच करके एग के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि इसमें हम एक एग और एक स्पर्म को खुद से आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करा रहे हैं। इन दोनों ही टेक्निक में से डिपेंडिंग ऑन द केस एक टेक्निक के थ्रू एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करा दिया जाता है। डिपेंडिंग ऑन योर केस IVF या फिर ICSI की टेक्निक के जरिए एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करा दिया जाता है और उसके बाद एम्ब्रियोज को लैब में कल्चर किया जाता है। लैब में हम एम्ब्रियोज को 3 to 5 डेज तक कल्चर करते हैं। 5 डेज के बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि एम्ब्रियोज को 5 डेज तक कल्चर किया जाए और उनको ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में ही ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि एक एम्ब्रियो जब ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज पे होता है तो उसका इम्प्लांटेशन, मतलब कि यूट्रस के अंदर चिपकने की जो क्षमता है या संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एक बार जब आपके एम्ब्रियो लैब में क्रिएट हो गए हैं तो उसके बाद एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो भी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है। हम एम्ब्रियोज को एक छोटी सी कैथेटर के अंदर लोड कर लेते हैं और उसके बाद अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो टेक्निक है इसके लिए एनेस्थीसिया या बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है, इसमें कोई पेन आपको नहीं होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो हम 2 तरीके से करते हैं, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब है कि जिस साइकिल में हमने आपके एग्स निकाले हैं और एम्ब्रियो क्रिएट किए हैं उसी साइकिल में, मतलब एग निकालने के 3 से या 5 दिन के बाद आपके एम्ब्रियोज को वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इसका मतलब है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके एग्स ग्रो करा के और एम्ब्रियोज को कल्चर किया जाता है और कल्चर करके एम्ब्रियोज को हम लैब में फ्रीज कर देते हैं।
नेक्स्ट मंथ या फिर उसके नेक्स्ट मंथ आपको कुछ मेडिकेशन दी जाती है जिसकी हेल्प से यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर होती है। सो इस मंथ हमारा फोकस आपके यूट्रस की लेयर पे ही रहता है। बस जब यूट्रस की लाइनिंग की थिकनेस अच्छी हो जाती है उस समय पर हम एम्ब्रियोज को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाकर, इस प्रोसेस को हम थ्रोइंग बोलते हैं, या ये कहें कि एम्ब्रियोज को जो फ्रोजन थे उनको दोबारा से वार्म करके और यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाए या फ्रोजन किया जाए, ये आपकी क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है और ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट के लिए फ्रोजन बेस्ट है और किस पेशेंट के लिए फ्रेश ट्रांसफर बेस्ट है। सो इस IVF के प्रोसेस के दौरान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो यह है कि एक तो अपना इंजेक्शन जो आपको बताए गए हैं वो टाइम पे लगाएं, इंजेक्शन के टाइम में हेरफेर ना करें। इसमें सबसे ज़रूरी है आपका ट्रिगर इंजेक्शन, क्योंकि उस इंजेक्शन के टाइम के हिसाब से ही हम आपका एग कलेक्शन स्केड्यूल करते हैं। सो उस टाइम पे जो इंजेक्शन बताया गया उस टाइम पे ही लगाएं, और अगर बाई चांस आपके इंजेक्शन में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो इस बारे में अपने डॉक्टर को बता दीजिए, जिससे कि अगर उन्हें आपके एग कलेक्शन का टाइम चेंज करना है तो वो उसको कर सकें। दूसरा, इंजेक्शन जो आपको दिए जाते हैं IVF के ट्रीटमेंट के दौरान, ये हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं जो एक्चुअली आपकी बॉडी में है बट हम थोड़ा सा हाई अमाउंट में देते हैं। सो इन इंजेक्शन की वजह से कई बार आपको थकान लगती है, लेग्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, ब्रेस्ट हैवीनेस लगता है, और जैसे जैसे आपके इंजेक्शन का टाइम बढ़ता है तो आपके लोअर एब्डोमेन में या पेट के निचले वाले हिस्से में भारीपन रहने लगता है। सो इसके लिए ध्यान रखने की बात यह है कि आप खाना टाइम पे खाएंगे और पानी खूब सारा पिएंगे, जिससे कि इंजेक्शन के सिम्टम्स कम से कम आए। टाइम पे सोएं, नींद पूरी मात्रा में लें इस ट्रीटमेंट के दौरान, जिससे आपके जो हार्मोनल सिम्टम्स हैं वो आपको कम से कम फील होंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 वीक के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए आपका एक ब्लड टेस्ट एडवाइस किया जाता है, जिसको कि सीरम बीटा एसिड टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप दिए हुए नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।